देखें, भारत की जलवायु, तो जलवायु को अगर समझना है तो हमें 4 चीज़ों को पहले समझना होगा। तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता और पवन की दिशा। ये चारों चीज़ों को, इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, तब आप जलवायु को पूर्ण तरीके से समझ पाओगे। ओके, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कारक यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आप याद रखना, लैंड फॉर्म्स। क्या याद रखेंगे? लैंड फॉर्म्स, ऐसा याद रखना। तो ये आपको सारे कारक समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाले, कथन वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, कूट वाले प्रश्न आते हैं इसमें, है ना, कि निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फिर 4-5 पॉइंट दे देगा, लिख देगा, फिर नीचे बना के देगा कोड, ओनली 1 2 3, ओनली 1 and 3 ऐसा करके। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान में रखना है ना। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, अक्षांशीय स्थिति की वजह से, अक्षांश की वजह से जलवायु प्रभावित होती है। एल्टीट्यूड, ऊंचाई, ठीक है ना, नॉर्मल चीज़ समझिए, तो ऊंचाई पे जाओगे तो तापमान कम रहता है कि नहीं, नीचे आपका जो है ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ऊपर इसलिए पहाड़ों में बर्फ़ जमी रहती है, रहता है ना। ठीक, ये सब क्या है, ऊंचाई की वजह से क्या हो रहा है, जलवायु के जो अलग अलग जो आपके पैरामीटर्स हैं, है ना, वो सब क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मतलब जलवायु प्रभावित हो रही है। फिर समुद्र से कितनी दूरी है, समुद्र से दूरी, जो समुद्र या पानी वाला इलाका होगा उसके आसपास का क्षेत्र देखना, वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसके ऊपर से हवा बह रही है, उसमें क्या रहेगा, उसमें पानी रहेगा, नमी रहेगी आयवसन में, तो वो आर्द्रता रहती है। ओके, समझे कि नहीं बात को? ठीक, और वैसे मान लो बारिश वारिश का टाइम रहे तो और चिपचिपा लगने लगता है, समझे कि नहीं बात को? वो क्या है, वो आर्द्रता ज़्यादा है, इसीलिए चिपचिपा लगता है वो। ओके, तो ये सब क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में आएगा। फिर आपका डायरेक्शन ऑफ विंड्स, पवन की दिशा, ये भी हम लोग अभी समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक, जंगल, वन, जहाँ ज़्यादा वनस्पति होगी, फॉरेस्ट ज़्यादा होगा तो बारिश भी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, होगा, और बारिश भी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि डेंस फॉरेस्ट होगा, सघन वन होंगे, उसके आधार पर वन्य जीव, ये सब चीज़ आपकी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ओसनीकरण, महासागरीय धाराएं, इसकी वजह से भी जलवायु प्रभावित होती है। हाँ, जैसे सुने हो अल नीनो, ला नीना, है, ये सब क्या है, महासागरीय धाराओं की वजह से प्रभाव आता है, उसको अल नीनो या ला नीना कहते हैं, जिसकी वजह से भारत की जलवायु भी प्रभावित होती है। ओके, तो वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक, फिर आपका रेनफॉल आता है, वर्षा। ठीक, फिर माउंटेन है, पर्वतीय क्षेत्र, और मिट्टियाँ, ये सब क्या करती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं। ओके, अब हम जलवायु कर रहे हैं, होता क्या है जलवायु, है कि नहीं? ठीक, तो देखो, आपका जलवायु और मौसम 2 चीजें होती हैं, जलवायु और मौसम। ठीक, जब हम लोग कहते हैं मौसम, तो जैसे अब देखो, अब कल शाम को बारिश हुई तो वर्षा का ऋतु चल रहा है क्या? अभी नहीं चल रहा है। कौन सी ऋतु है अभी? शीत ऋतु है। ये ऋतु हम क्यों कह रहे हैं, शीत ऋतु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय ये 3-4 महीने जो हैं, इसमें भारत में टेम्परेचर जो है कम रहता है कम, है कि नहीं? ठीक, तो हम टेम्परेचर को लेकर के कह रहे हैं कि शीत ऋतु चल रही है, लेकिन कल तो बारिश हो गई। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जलवायु तो ठंडी है, शीत ऋतु की जलवायु है, लेकिन कल शाम को बारिश का मौसम बन गया था, बारिश का मौसम। कहने का मतलब समझना, मौसम जो है, मौसम, ये जितने भी आपके अलग अलग तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, पवन की दिशा, ये सब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, है ना, फैक्टर्स होते हैं, ये सबकी क्षणिक अवस्था को बताता है मौसम, क्षणिक अवस्था को। क्लियर है कि जैसे आज तापमान इतना रहा, क्लियर है, परसों तापमान इतना था, तो हम उस दिन के मौसम की बात कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं कहूं कि इस महीने इतना तापमान रहा, इस महीने इतना तापमान रहा, तो वो मैं जलवायु की बात कर रहा हूं। मतलब ये कि जलवायु एक दीर्घकाल की भौतिक अवस्था है, दीर्घकाल की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब ये सब, तापमान, वायु दाब, ये सब,
ये भौतिक पैरामीटर्स हैं, भौतिक स्थिति है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? तो दीर्घ काल की भौतिक अवस्था है, तो दीर्घ काल मतलब तो ये हो गया ना कि मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। मान लो मैं एक क्षण की बात करूं, ठीक है? जैसे देखो समझ लेना, मान लीजिए कि अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है बताएं? क्या चल रहा है भाई? नवंबर। अच्छा नवंबर चल रहा है, अच्छा ठीक, घूमने फिरने का टाइम है। क्यों पढ़ रहे हो? देखो नवंबर में अब मान लो मैं 4 अलग अलग दिन लेता हूं। कितना दिन? 4 अलग अलग दिन, ठीक है? मान लो 1 नवंबर, फिर आपका 10 नवंबर, 15 नवंबर, चलो फिर 30 नवंबर ले लूँ मैं। ओके, मान लो 1 नवंबर को जो टेम्परेचर था वो था आपका मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 10 नवंबर आते ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, 15-22 डिग्री सेल्सियस हो गया। 30 नवंबर को पता चल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस था उस दिन, गर्मी पड़ गया एकदम ऐसे करके, ठीक है? हाँ, तो अब देखो 1 नवंबर को मौसम जो है वो क्या था? न ज़्यादा ठंडी न गर्मी वाला सिस्टम, ठीक है? थोड़ा गर्मी छे मान के चलो, एवरेज से ऊपर है, लेकिन फिर वो तापमान कम हो रहा है। 15 नवंबर को आप बोलोगे अरे आज तो ठंडा है भाई, 22 डिग्री सेल्सियस है, बोलोगे नहीं बोलोगे? ये उस दिन के उस टेम्परेचर को, यानी कि उस दिन के उस भौतिक अवस्था को बता रहा है, तो वो है मौसम। लेकिन अगर इस पूरे महीने कैसा मौसम रहा, अगर मैं बोल रहा हूं पूरे महीने, तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे महीने के अलग अलग दिन क्या तापमान रहा, उस सब तापमान का मैं क्या करूंगा? औसत निकालूंगा, क्योंकि मैं पूरे मंथ की बात कर रहा हूं ना, तो पूरे मंथ की बात कर रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का औसत निकालूंगा, उस औसत तापमान की मैं बात करूंगा। अगर वो औसत तापमान, वो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि इस मंथ जो है जलवायु कैसी रही? ठंडी रही, तापमान कम रहा। लेकिन वही मान लीजिए ये आपका मेरा आ गया कि तब 35 डिग्री सेल्सियस मान लो आया, तो मैं कहूंगा कि गर्म जलवायु थी। कैसी जलवायु थी? गर्म जलवायु थी, ऐसा करके। क्लियर है? तो मौसम किसी स्थान विशेष की क्षणिक अवस्था को बताता है, क्षणिक भौतिक अवस्था को, क्षणिक भौतिक अवस्था को बताता है। परंतु जलवायु एक दीर्घ काल में, एक लंबे समय में उस स्थान विशेष की औसत भौतिक अवस्था को बताता है। ये अंतर है दोनों में। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या पक्का क्लियर हो गया? हाँ ठीक, क्षणिक अवस्था कि अभी तापमान कितना, वायु दाब कितना, ठीक है, आपका जो है पवन की दिशा किस तरफ है, आर्द्रता कितनी है, क्षणिक अवस्था, उस क्षण पे क्या है, वो मौसम है। क्लियर? लेकिन लंबे समय में पूरा वो तापमान, औसत तापमान कितना रहा, औसत वायुमंडलीय दाब कितना रहा, वो आपको क्या देगा? वो आपको जलवायु देगा। क्या देगा बोलो? जलवायु। क्या ये बात समझ पाए? डन? अरे समझ पाए? तुरंत हाँ बोला करो, दोबारा नहीं पूछूंगा, आप समझे कि नहीं बात को? तो लिख लोगे जलवायु मौसम में अंतर। हाँ ठीक। तो ये जो जलवायु है, जलवायु, इसको समझने के लिए हमें मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं पर बात करनी है। ये 4 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया बच्चा, तो आप जलवायु को समझ गए। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक, आपकी जलवायु अच्छी हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे मतलब पेपर निकल जाएगा। ठीक, क्लियर इतनी बात है? हाँ और ये तो क्वेश्चन आता अच्छा ना बता दिया हूं मैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, याद रखना है, इसलिए ये पॉइंट आप याद रखिए, लैंड फॉर्म्स। ठीक है, यहीं से आप ध्यान रखिएगा। क्या ये बातें क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो अब पिक्चर चालू करते हैं। लिख लिया पूरा?
अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं पता है आपको? पक्का? देशांतर रेखा पता है? ठीक। देशांतर रेखाओं का क्या महत्व होता है, हमने क्या पढ़ा था? समय की गणना करना। देशांतर रेखा से हम समय की गणना करते हैं, है ना। अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व होता है? मौसम की गणना करना। किसी क्षेत्र विशेष के मौसम की गणना करते हैं हम किससे? अक्षांश से। और जब अक्षांश और देशांतर दोनों मालूम हो तब उस स्थान को हम लोकेट कर सकते हैं, उसकी स्थिति कि कहां पर है पृथ्वी पर। आई बस, ठीक है। हाँ, तो देखो भौतिक महत्व अक्षांश का ये कहता है कि हम मौसम की गणना कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो समझे कि कैसे ये मौसम की गणना हो पाती है। ओके, देखिए पृथ्वी, अब पृथ्वी में जो है आप जानेंगे कि भाई ये जो आपका एक दिख रहा है ये क्या है आपका? ये अक्षांश रेखा है जो कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, यानी कि आपका भूमध्य रेखा। क्या है बोलो? भूमध्य रेखा है, ठीक, भूमध्य रेखा। अब देखिए कि भूमध्य रेखा के अलावा कुछ प्रमुख और आपकी क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं, अरे होती है ना, ठीक। हाँ, तो ये तो आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ओके, 0 डिग्री से ऊपर कौन कौन सी रेखा है बताएं? 23.5 अंश पर क्या मिलता है? कर्क रेखा मिलती है। 23.5 अंश की कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे है आपका 23.5 अंश पर क्या? 23.5 अंश पर दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा, ओके, जो हम कहते हैं क्या आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। उसके बाद फिर आपका जो नीचे आते हो तो ये आपका 66.5 अंश है ना, ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त। और ऊपर में 66.5 अंश पर आपका आता है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ओके, फिर इसके आप ऊपर चले जाएं, ऊपर जाते हैं तो ये आपका आता है नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, और नीचे आपका आता है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, 90 डिग्री वाला है। ओके, आप ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जानते हो कि नहीं जानते? ठीक है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमती है ना, ठीक है ना, ये अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूम रही है, क्लियर है। और सन के यानी कि सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, क्लियर है। 2 तरीके का यहाँ पर गति हम देखते हैं पृथ्वी पर, और दोनों एक साथ हो रहा है ना। अपने एक्सिस के अराउंड भी ऐसे गोल 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 घूम रहा है, और ऐसे चक्कर लगाते लगाते सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है, शक्तिमान जैसे। शक्तिमान देखे हो, है ना, बस, ठीक। तो ये आपका पृथ्वी और ये आपका सूर्य। अब होगा क्या? वो अपने एक्सिस के अराउंड जो घूम रहा है उसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं बोलो? घूर्णन करना, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। ओके, तो एक घूर्णन भी हो रहा है और परिक्रमण भी हो रहा है, 2 प्रकार की गतियां हो रही हैं। और जब ऐसा होता है तो होगा क्या कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में बदलाव आएगा, ठीक है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में बदलाव आएगा। एक तो ये कि अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो जब सूर्य यहां पर है तो कभी ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आया तो इधर उजाला है कि नहीं, इधर दिन है, इधर क्या हो जाएगा? रात। फिर यह घूम करके जब इस तरफ ऐसे आ जाएगा तो इस हिस्से में दिन होगा, यानी सूर्य की स्थिति इधर है तो सीधी सीधी किरणें पड़ेंगी यहाँ पर, सूर्य की किरणें, क्लियर है। जब सूर्य यहाँ पर होगा, मान लो इसके ऊपर है, यहाँ पर है,
तो उस स्थिति में यहां पर तो सीधी किरणें पड़ रही हैं, लेकिन ऊपर देखोगे तो ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, तिरछी किरण पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब तिरछी किरण पड़ेगी तो वहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा दूरी तय करके जा रही हैं, और जहां पर सीधी किरण पड़ रही है वहां पे कम दूरी तय करके जा रही है। आई बात समझ में? तो तापमान यहां ज्यादा होगा और जहां तिरछी किरण पड़ेगी वहां तापमान कम होगा। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल चीजें। क्लियर है? ठीक, ये बात समझ में आ गई ना? पक्का। चलो, एक तो ये चीज हो गई कि सूर्य के सापेक्ष ये अलग अलग जो है हिस्सा उसके सामने आ रहा है। क्लियर हुआ? अलग अलग हिस्से में कभी ये अक्षांश वाला आ गया, कभी ये आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं बात? ठीक। दूसरी बात, ये आपका ऐसे भी मूवमेंट कर रहा है ना। अब मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेता हूं कि ये अपने स्थान पर नहीं घूम रहा है, जैसा है वैसे ही है, ऐसे ही। ठीक है? अरे क्या हालत कर दिया इसका भाई, कौन गिरा दिया है इसको? मैं तो देख ही नहीं, अभी देख रहा हूँ। ठीक, जय हो पृथ्वी माता। चलो अब देखो, एवेंजर्स को बुलाना पड़ेगा ना, पृथ्वी पर ये कष्ट आ गया है। चलो देखो। हाँ, तो अब देखो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जैसा है वैसे ये पृथ्वी घूम नहीं रही है, केवल परिक्रमा कर रही है, केवल परिक्रमा कर रही है, ऐसा मान लेते हैं। हाँ, तो ये आपका जो है ना, ये चलो ये मान लीजिए सूर्य है। क्या ये सूर्य? तो ये सूर्य है, इसकी किरणें इस पर पड़ रही हैं। अब ये जैसे मान लीजिए ऐसा है, तो सूर्य की किरण अभी देखो एकदम, ये सूर्य तो वहीं पर है, ये केवल अपने स्थान से घूम रहा है। ठीक है? क्लियर? तो अभी की स्थिति अगर आप देखेंगे तो देखो ये आपका सीधी किरण कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पर, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर पड़ रही है सीधी किरण, ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है। ओके, ठीक। उसके बाद फिर देखो, अब ये वाला हिस्सा जो आपका ऐसे था, ये ऐसे था। ठीक है? सॉरी ऐसे, सॉरी ऐसे देखना, ऐसे ये वाले हिस्से में ना ये भूमध्य रेखा में सीधी पड़ेगी, बिल्कुल सीधा पड़ रहा है जब ऐसा पोजीशन रहेगा तो। ठीक है? अब मान लीजिए ये घूम करके ये ऐसे, मतलब ऐसे परिक्रमा करके आ रहा है और ये वाला हिस्सा ऐसे आ गया। ठीक है? अब इस हिस्से में क्या होगा, देखो इस हिस्से में ऐसा होगा कि ये वाला हिस्सा, इसका झुकाव है इस तरफ, और ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और ये कौन सा हिस्सा है? कर्क वाला है। कौन सा है? कर्क वाला है। और ये ऐसा है क्योंकि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना, पृथ्वी ऐसे 23.5 से झुकी हुई है, तो जब ऐसे झुका हुआ है तो ये वाला हिस्सा उभरा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। तो यहां पर सूर्य की सीधी किरण पड़ेगी। आया समझ में? क्लियर है? ठीक। वही ये घूम करके मान लीजिए ऐसे आया और ऐसे आ गया, सूर्य यहां पर है, तो अब क्या होगा? अब ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ झुका हुआ दिख रहा है कि नहीं? तो ये कर्क रेखा पर पड़ेगा, सूर्य की किरण सीधी। समझ पा रहे हो? तो देखो ध्यान से समझना, ये कैसा मैं करता हूं, एक बार सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी जब इसका झुकाव इस तरफ है, और एक बार क्या होगा, इसका झुकाव इस तरफ है तो यहां पर मकर रेखा पर पड़ेगा। दो स्थिति हो गई, और दो स्थिति ऐसी है जिसमें दोनों टाइम पे विषुवत रेखा पर सीधी किरण पड़ेगी। कैसे? यहां पर जब सूर्य की किरणें ऐसे होंगी तो ये सीधा विषुवत रेखा वाले हिस्से में पड़ेगा, ये पूरा विषुवत रेखा में, और वैसे इधर भी होगा जस्ट इसके अपोजिट, तो यहां पर भी सीधी किरण पड़ेगी, जो वो किस पर पड़ेगी? विषुवत रेखा पर ही पड़ेगी। दो बार विषुवत रेखा पर सीधी किरण पड़ेगी, एक बार कर्क रेखा और एक बार मकर रेखा। क्या ये बात पॉइंट समझ में आया? पक्का? ठीक। बड़ा सा टॉर्च होता तो पूरा एक्सपेरिमेंट दिखा देता, समझ में आ जाता आपको। ठीक है? खैर यहां से आपको समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। देखो तो साल भर हो क्या रहा है, साल भर ना ये हो रहा है कि आपका जो इसमें एक साथ दो प्लेनेट आएगा क्या? सन, अरे गया। ठीक, ओके, उसको उधर समझेंगे। हाँ, मैं सन बना देता हूं यहां पर। चलिए, क्या है ये? सन। हमने अभी ये देखा कि सूर्य जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है तो उसके सापेक्ष सूर्य और पृथ्वी की जो स्थिति बन रही है उसमें चार स्थिति आपको समझना है। कितनी स्थिति? चार स्थिति। हाँ, हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी एक जगह है, सूर्य घूम रहा है, समझने के लिए। ठीक, तो देखो कभी ऐसा हो रहा है
कि ये देखो ये वाला स्थिति, जब सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा के ठीक ऊपर पड़ती हैं, ठीक ऊपर सीधी किरण पड़ेगी विषुवत रेखा के ऊपर, ओके। लेकिन फिर क्या होगा, ये जो सूर्य है, सूर्य ये जो है आपका सूर्य की किरणें, पृथ्वी चूंकि घूम रहा है तो ऐसा होगा कि उसकी किरणें विचरण करेंगी, विचरण यानी कि वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगी। किधर जाएंगी? उत्तरी गोलार्ध की तरफ, सूर्य की किरणें, ओके। तो ये सूर्य की किरणें, ये भी मार्च है, ये कौन सा महीना है? मार्च। मार्च में विषुवत रेखा के ऊपर आ रही है, भूमध्य रेखा के ऊपर, फिर अप्रैल, मई और फिर जून। जून में सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस पूरे रीजन में कर्क रेखा के ऊपर, यहीं पे जो है बैठ के नाच रहा है सूर्य। समझे कि नहीं बात को? जून का महीना है 21 जून, क्लियर। फिर जून के बाद जुलाई की तरफ आओ। अब ये सूर्य जो, अब पृथ्वी की जो आपकी सापेक्षिक जो स्थिति है वो बदलेगी, उसके हिसाब से सूर्य की किरणें जो है ना वो अब नीचे की तरफ ऐसे आते जाएंगी। पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा से नीचे, तो हम जून में थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में वापस कहां पर आ गया? भूमध्य रेखा के ऊपर। समझे कि बात? सितंबर में तो मार्च में निकला, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर के बाद फिर ये आपका ये अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। अब ये मकर रेखा के ऊपर आ गया, पृथ्वी में जहां मकर रेखा है उसके ऊपर आ गया वो, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। और फिर उसके बाद देखो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। 3-3 महीना करके 4 बार हो गया, 4 × 12 मतलब 1 साल हो गई परिक्रमा पूरी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, क्लियर हुआ? हाँ, ऐसे समझना है। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये 4 स्थितियां यहां पर बन रही है। कितनी स्थितियां बोलो? हाँ, 4 स्थितियां बन रही है, ठीक है, सूर्य के सापेक्ष। ओके, वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखें, अगर पृथ्वी जो है सीधी होती तो इसका अक्ष, अक्ष कैसे होता? ऐसे होता है ना, लाइक दिस। लेकिन ये 23.5 अंश क्या है? झुकी हुई है। तो जो इसका ओरिजिनल जो अक्ष है, ठीक, वो आपका इस तरीके से होगा, हुआ कि नहीं? इस तरीके से झुकी हुई, क्लियर, बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में, क्लियर। इसके बाद देखो, तो जब ये मुख्य अक्ष इसका ऐसा है 23.5 अंश झुका हुआ है ये, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका भूमध्य रेखा ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? झुकी हुई है तो लाइक दिस। समझ पा रहे हो पूरा? हाँ, वेरी गुड। और फिर आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग ये देखो, ये आपकी क्या हो जाएगी? कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। यहाँ पर भी ऐसे ही ले आए, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। क्लियर हुआ? चलो अब देखें, आपका 4 स्थितियां साल में, ये है आपका जो है 21 जून, क्या है बोले? 21 जून,
ठीक, इधर आओगे तो आपका ये है क्या, 22 दिसंबर, क्या है बोलो, 22 दिसंबर। जून, यहाँ से चालू करोगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो मार्च में 21 मार्च लेना है, क्या लेना है, 21 मार्च। इधर आपको लेना है 23 सितंबर, क्या लेना है, 23 सितंबर। 4 स्थितियां सन की, सूर्य के सापेक्ष, समझे कि नहीं बात को, ठीक। जो आपका ये मूवमेंट हो रहा है ना, ये आपका पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इस तरीके से आपकी कर रही है, समझ पा रहे हैं क्या बात, क्लियर है, हाँ। तो सूर्य की जो किरणें हैं 21 जून को, सूर्य की किरणें बिल्कुल कहां पर पड़ती हैं, ये आपकी कर्क रेखा पर पड़ती है। कहां पर, कर्क रेखा पर पड़ती है सूर्य की किरणें एकदम सीधी, कब, 21 जून, याद रखना है। फिर देखो यहां पर, ये देखो कैसे दिखा, मकर रेखा पर पड़ रहा है कि नहीं, ठीक, मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी, कि इसका झुकाव इस तरफ है ना, कर्क वाला हिस्सा उधर चला गया, मान के चलिए, क्या ये बात समझ में आई, ठीक, एकदम क्लियर है, ठीक, बहुत अच्छे। और इसमें देखोगे ये दोनों हिस्से में, तो ये दोनों में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहां पर सीधी पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी, ऐसे। यहां पर भी आपकी विषुवत रेखा पर ही सीधी पड़ेंगी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको आप कहें। कहां चला गया, क्या ये बात क्लियर हुई, ओके, याद रखना है, ओके। तो 21 जून 21 मार्च ऐसे याद रखेंगे। अब ध्यान से समझना, क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कब किस पर सीधी पड़ रही है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, डेट जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर, समझे कि नहीं बात, ठीक। चलो अब देखो जरा, ये जो आपका क्या इंडिया है, भारत, हाँ, ये भारत जो है ये अक्षांश रेखा जो है, भूमध्य रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा के ऊपर है कि नहीं, भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक। ये आपकी यहां से भूमध्य रेखा ऐसे जा रही है, ये भूमध्य रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध। और आप जानते हो कि इस भारत के बीचों बीच से जो एक रेखा गुजरती है वो आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, समझे कि नहीं बात, ये कर्क रेखा पूरा, ये देखो ऐसे गुजर रही है, हाँ। और उसके नीचे आओगे तो उसके नीचे जो है ये आपका क्या आ जाता है, ये मकर रेखा है, समझे कि नहीं बात, क्या है ये, मकर रेखा। तो ध्यान से समझना कि सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा में सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर। तो इस कर्क रेखा पर स्थित जितने भी स्थान हैं, जितने भी भाग हैं, पानी वाला हो, जलीय हो, वो स्थलीय भाग हो, वो सब में क्या रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा। सीधी किरणें, लंबवत किरणें, है कि नहीं, तो लंबवत किरणें हैं, इसका मतलब कि तापमान वहां पर ज्यादा है, ओके। तो आप समझ सकते हो जून के महीने में भारत में गर्मी क्यों पड़ती है, इसीलिए पड़ती है क्योंकि मार्च के बाद ये गर्मी वाला ही सिस्टम चालू हो जाता है। मार्च के बाद क्या हो रहा है, मार्च में तो यहां पर था सूर्य, समझे कि नहीं, मार्च के बाद हो रहा है ये कि ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, सूर्य वहीं पर है, घूमते घूमते ऐसा होगा कि वो जो आपकी कर्क रेखा है वो सूर्य के सीध में आ जाएगी। समझ पाए कि नहीं बात को, घूमते घूमते पृथ्वी अपने यहाँ घूम रहा है, ठीक है, तो घूमते घूमते सूर्य की किरणें कर्क रेखा के सीध में आ जाएंगी, ठीक है। तो मार्च से ये इधर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, ओके। ये सूर्य का उत्तरायण कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्तरायण होना सूर्य का, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रही है सूर्य की किरणें, क्लियर हो पा रहे हैं, ओके। तो तापमान बढ़ते जाएगा 21 जून को मैक्सिमम तापमान आपका पड़ेगा इस जोन में जो इस कर्क रेखा पर स्थित है, चाहे ये मैक्सिको वाला हिस्सा हो, चाहे ये ऊपर ये वाला हिस्सा हो, आपका जो है इक्वेडोर मिस्र वाला हिस्सा, ये देखो सऊदी अरब आ गया, भारत आ गया, ठीक, उसके आगे इस तरफ आपका म्यांमार वाला हिस्सा आ गया, समझे कि नहीं बात को। इस पूरे हिस्से में गर्मी सबसे ज्यादा होगी 21 जून को।
लेकिन जब सूर्य जून के महीने में कर्क रेखा के ऊपर है तो आप देख पा रहे हैं कि बाकी हिस्से में ये सूर्य की किरणें यानी कि इस विषुवत वाले हिस्से में भी तिरछी पड़ेगी और मकर वाले हिस्से में भी तिरछी पड़ेगी कि नहीं? क्लियर है? इधर सबसे ज्यादा तिरछा पड़ रहा है मकर रेखा वाले हिस्से में, तो तिरछी किरणें हैं, सूर्य यहां पर नहीं है बल्कि इस हिस्से में है, तो तापमान यहां पर कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना कम। तो इस हिस्से में जब जून का महीना होता है तो भारत में गर्मी पड़ती है, इस जून के महीने में इस हिस्से में भयंकर ठंड रहती है। आई बात समझ? ऑस्ट्रेलिया के बीच से जाती है मकर रेखा, समझे कि नहीं बात? ऑस्ट्रेलिया के बीच से ये आपकी मकर रेखा गुजरती है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो आप मान के चलिए कि जून का महीना भारत में गर्मी और इधर क्या हो जाता है? ठंड। कड़ाके की ठंड पड़ती है, जून में पड़ती है, जून में ऑस्ट्रेलिया में। समझे कि नहीं बात? वही ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है ना? लेकिन अगर दिसंबर का महीना बोलो तो दिसंबर में सूर्य कहां पर है भाई? दिसंबर में सूर्य जो है वो मकर रेखा के ऊपर है। समझे कि नहीं बात को? कब? 22 दिसंबर। अरे समझ रहे हो, है ना? ये 22 दिसंबर। तो यहां पर आप देख लीजिए सूर्य की किरणें यहां पर है, तो उस समय इस हिस्से में भयंकर गर्मी पड़ेगी और बाकी हिस्सों में क्या होगा? जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ेंगी ऐसे, और इस वजह से इधर क्या होगा? ठंडी होगी। आप जानते हो दिसंबर में भारत में क्या रहता है? आया समझ में क्यों रहता है? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? देखो, आप अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से बता रहे हो कहां पर क्या मौसम है, बता रहे हो कि नहीं? तो अक्षांश रेखा का क्या महत्व है? अक्षांश रेखा का यह महत्व है कि भारत में या किसी भी स्थान विशेष में मौसम की गणना की जा सकती है। किसकी गणना बोले? मौसम की गणना। क्लियर हुआ? याद रखेंगे। पक्का समझ में आ गया ना? क्लियर है? ठीक। एक क्वेश्चन का आंसर लेके आना, एक क्वेश्चन का आंसर लेके आना। साल में कौन से दिन बराबर रात बराबर होता है? ठीक। कब दिन लंबी और रात छोटी होती है और कब रात लंबी और दिन छोटी होती है? आई बस, दिन छोटा होता है। ओके, 3 क्वेश्चन के आंसर लेकर के आओगे। दिन रात बराबर, ठीक, फिर दिन बड़ा रात छोटी, ओके, फिर दिन छोटा रात लंबी। याद रखना, ठीक है भैया? समझ पाए कि नहीं? क्लियर है? ठीक। तो अभी तो क्या है, सब दिन और रात भी लंबी लग रही होगी आपको, हैं? ये जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो छोटा होते जाएगा, दिन भी रात भी, हैं? और आपको दिन और रात दोनों बराबर करना है पढ़ने के लिए। समझे कि नहीं बात? तब PSC निकलेगा। यहाँ तक आ गया बच्चा समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है अक्षांश रेखाओं का और कैसे हम मौसम की गणना करते हैं। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हम उससे दूसरे कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे। क्या दूसरा कॉन्सेप्ट? देखो, सूर्य की किरणें साल भर इस पूरे अर्थ के, पूरी पृथ्वी के इसी हिस्से में ही सीधी पड़ रही हैं। अगर आप देखें तो पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कर्क रेखा तक गया सूर्य की किरणें, उसके वापस आ गई कि नहीं भूमध्य रेखा की तरफ, क्रॉस किया, फिर यहां तक आ गया मकर रेखा तक, और नीचे गया क्या? नहीं, इधर तो सीधी किरणें पड़ ही नहीं रही है। पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो इधर तो साल भर हमेशा तिरछी किरण पड़ रही है। ऐसा नहीं? ठीक। तो क्या होगा? इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में बाकी क्षेत्रों में बहुत कम तापमान होगा कि नहीं? और आप ध्रुवों की तरफ चले जाए तो एकदम कम तापमान मिलेगा। वो इसीलिए, क्यों? क्योंकि आपका जो है, आपकी सीधी किरणें कभी पड़ती ही नहीं उस हिस्से में। आई बस। तो पृथ्वी के इन क्षेत्रों को अगर हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं ना, अलग अलग हिस्सों में, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये साल भर बहुत गर्म रहता है। इसलिए ये पूरा जो बेल्ट आपको दिख रहा है पृथ्वी का, ये पूरा आपका उष्ण कटिबंधीय हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है बोलो? हाँ,
ये 23.5 कर्क से 23.5 नीचे ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध कहलाता है, कटिबंध बेल्ट जोन। क्या ये बात समझ में आई? 23.5 कर्क से 23.5 मकर, उष्ण कटिबंध। क्लियर हुआ? ठीक। और फिर इसके ऊपर चले जाओ, तो उसके ऊपर आप चले जाइएगा कहां? 66.5 तक चले जाओ। आप कहां तक चले जाओ बोलो? 66.5 तक। ये वाला हिस्सा ले लीजिए ऐसे, ये 66.5 हो गया। समझ पाए क्या? इधर भी 66.5 हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये जो आपका 66.5 23.5 से 66.5 वाला हिस्सा है, ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला हिस्सा दोनों गोलार्धों में। समझ पाए क्या बात? शीतोष्ण कटिबंध। और फिर ध्रुवों की तरफ आ जाइए, पूरा ध्रुव तक, तो ये आपका क्या है? ये पूरा शीत कटिबंध है जो आप देख रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? शीत कटिबंध ध्रुवों तक। ओके, है ना? तो सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र ये भूमध्य रेखीय तापमान है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। और ध्रुवों की तरफ जाते जाते तापमान कम होता है, इसलिए ध्रुव में तो सबसे कम तापमान होता है, इसलिए वहां बर्फ जमी रहती है। क्लियर है? इस हिस्से में बर्फ जमी रहती है। ये देखो, ये क्या है? आर्कटिक दिख रहा है, ये पूरा अंटार्कटिका दिख रहा है व्हाइट कलर में पूरा। समझे कि नहीं बात? ये ध्रुवीय क्षेत्र है। क्लियर है? ठीक। दूसरा रीजन तो ये कि भैया 6 महीने तो ध्रुवों में सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं। आई बात समझ में? क्यों? ये देखो, मान लीजिए ये आपका ऐसे है, ये सूर्य है। क्लियर? अब यहां से मैं चालू करूंगा और वहां तक जाऊंगा इसके जस्ट अपोजिट में, तो 6 महीना गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? गुजरेगा। और ये 6 महीने तक देखो, ये वाला जो दक्षिणी ध्रुव है केवल वही इसकी तरफ है। अब ऐसे झुका हुआ है तो यही आएगा ना, और ये उस तरफ दिख रहा है, जो दक्षिण उत्तरी ध्रुव है वो उस तरफ चला गया है, तो अभी तो इधर किरणें पड़ी नहीं रही है। ओके, तो यहां से 6 महीना ये देखो ऐसे घूम करके ऐसे आए, ये देखो यही फेस कर रहा है। हाँ, तो इस तरीके से हुआ ये कि केवल यही फेस कर रहा है, मतलब तिरछी किरणें कुछ मात्रा में इधर ही पहुंच रही है। तो ये 6 महीना यहां दिन है, 6 महीना रात है। क्लियर? और उसके बाद फिर क्या? अब ये घूम करके ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये जब इस स्थिति में आया है तो ये वाला हिस्सा, उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा, ये सूर्य की तरफ आया है कि नहीं? तो इधर किरणें पहुंच जाएंगी, तिरछी किरणें कर्क रेखा तक आएगा। तो समझे कि बात? ठीक। और ये पूरा 6 महीने तक ऐसे ही ये बना रहेगा ऐसे, लेकिन तब तक तो ये तो भैया पीछे चला गया ये वाला। समझे कि नहीं बात? ठीक। तो इधर तो रात है ना। ओके, 6 महीना तक ध्रुवों में दिन और रात होता है। 6 महीना दिन, 6 महीना। अरे समझ पा रहे हो? हाँ, ठीक, याद रखना है। क्लियर हुआ? हाँ, ये देखें, ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये आपका हो गया उष्ण कटिबंध। क्या है बोले? ये उष्ण कटिबंध है। क्यों है? समझ में आ गया? क्योंकि इस हिस्से का तापमान अधिक होता है। ओके, फिर ध्रुवों की तरफ जाओगे तो कम होते जाएगा। तो एक हिस्सा आएगा जहां पर ना ज्यादा ठंड होगा ना ज्यादा गर्मी होगी, तो शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। क्लियर हुआ? और फिर उसके बाद कौन सा कटिबंध आ गया? शीत कटिबंध आ गया ध्रुवों की तरफ। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे समझ में आया? 2 बार पूछूंगा तभी आएगा। डन बच्चा लो। तो ये देखो, हमने तापमान को, जलवायु को समझना है, तो जलवायु को समझने के लिए 4 हिस्सों को समझना है। हमने तापमान को समझ लिया, तापमान का फंडा समझ में आ गया, पृथ्वी पर तापमान कैसे, कहां पर क्या होता है। समझे कि बात? ठीक है। हाँ, अब हम वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता और पवन की दिशा के बारे में बात करेंगे। अभी तो पिक्चर चालू हुआ है, एक ही हिस्सा हुआ है अभी, सीजन 1। समझे कि नहीं बात? तो अब सीजन 2 आ रहा है, देखो।
हाँ, ये वाला हिस्सा एक बार देखना जरा। हमने कहा कि ये जो आपका कर्क से मकर के बीच का जो हिस्सा है वही उष्णकटिबंध है, और इसमें भी सबसे ज्यादा तापमान कहां पर होना चाहिए बताओ मुझे, कहां पर होगा जी? भूमध्य रेखा पर होगा कि नहीं होगा? ठीक, सबसे ज्यादा तापमान यहीं पर होगा। ये जो दिख रही है आपको सबसे ज्यादा तापमान अफ्रीका बीचों बीच से जा रहा है, ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से से जा रहा है। क्लियर है? अब बाकी फिर देखो, ये पूरा पानी, ये पूरा पानी, ये भी पानी, ये भी पानी, ये पूरा पानी, छोटे छोटे द्वीप हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दुनियादारी। ठीक है, फिलीपींस तो उधर है, तो अपना इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली, ये सब द्वीप पड़ेगा यहाँ पे, समझे कि बात को। और इधर इस हिस्से में मालदीव वगैरह पड़ेगा यहाँ पर, ठीक, द्वीप। तो ये वो हिस्सा है जहां पे सबसे अधिक तापमान है। स्थलीय क्षेत्र बहुत कम दिख रहा है, जलीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। जलीय क्षेत्र प्रशांत महासागर, ये आपका जो बीच में दिख रहा है ये अटलांटिक है, क्या है ये अफ्रीका अमेरिका के बीच में ना अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। ओके, और इस तरफ आओगे ये दोनों छोर जो दिख रहा है ये आपका प्रशांत महासागर है ना, और ये इंडिया वाला ये हिंद महासागर है, समझे कि नहीं? ऊपर आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक महासागर। क्लियर है? ठीक, हाँ। तो देखो, एक तो ये कि तापमान बहुत ज्यादा है, दूसरा जलीय क्षेत्र ज्यादा है स्थलीय की तुलना में, तो वाष्पीकरण भी तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? ठीक, तो यहां पर वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा, पानी क्षेत्र है, जितना पानी उतना वाष्पीकरण ज्यादा होगा जी, और क्या? ठीक, तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो होता क्या, देखो सुबह सूर्य उगा, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, यहां पर सनराइज हुआ, सूर्य जैसे ही उगा फिर धीरे धीरे 12 बजे तक आते आते टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिन के 12 बजे एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर है कि नहीं? जैसे जैसे सूर्य के उगने के बाद से 12 बजे तक आप जा रहे हो, वाष्पीकरण बढ़ते जा रहा है, तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है तापमान। फिर 12 बजे के बाद जब सूर्य ढलना चालू होगा, सूर्य ढलना चालू होगा 12 बजे के बाद, ठीक, तब क्या होगा जी? वो जितना वाष्प बन के ऊपर गया है वो अब उसका क्या संघनन चालू होगा धीरे धीरे, है थोड़ा ठंडा होकर टेम्परेचर कम होकर संघनन जब चालू होगा बादल का निर्माण करेगा कि नहीं? 2 बज गया, कितना बज गया? 2। अब 2 बजे से 4 बजे के बीच में बरसेगा, क्या होगा? बरसेगा। हर दिन इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 2 बजे से 4 बजे के बीच बारिश होती है झमाझम, साल में हर दिन, कोई नहीं छूटेगा, समझे की बात है? कोई दिन नहीं छूटेगा साल का। ओके, पूरे साल भर बारिश होती है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि पृथ्वी में सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र यही है, मतलब कटिबंध की बात कर रहे हैं, कटिबंध की। क्लियर है? उसका कारण वही है कि एक तो उष्ण कटिबंध का सबसे सेंट्रल रीजन है मध्य क्षेत्र, दूसरा ये सूर्य भी तो तप रहा है ना, है मतलब साल में 2 बार क्रॉस कर रहा है इसको, समझे कि नहीं बात? साल में 2 बार क्रॉस कर रहा है इसको, ठीक, तो तापमान ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा? ओके, क्लियर? याद रखिएगा, मतलब उत्तर में जाएगा तो भी यहीं से जाना है, दक्षिण जा रहा तो भी यहीं से जाना है। क्लियर हुआ? बस खत्म कहानी। ये तापमान का फंडा समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो अगला, अब वायु दाब समझिए, वायुमंडलीय दाब। चलिए अंतरिक्ष से बाहर आते हैं। अब वायुमंडलीय दाब का जो आपका फंडा है वो ये है कि तापमान वायुमंडलीय दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बोलो? बहुत साल बाद ये वर्ड बोला होगा शायद। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना? मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा। क्यों होता वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखो, तो यहां पृथ्वी के सेंट्रल हिस्से में यहां पर तापमान क्या है? सबसे है ज्यादा। तो अब देखें इसी हिस्से में, मतलब जब तापमान ज्यादा है तो प्रेशर यहां पर क्या होना चाहिए? कम, वायुमंडलीय दाब, ठीक। तो हम एक जोन ले लेंगे, ये आपका 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री,
और फिर वैसी 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे। क्लियर है? 0 से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 से 5 दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 5 से 5 का बीच है, यही आपका क्या है, पूरी पृथ्वी पर ये वाला आपका क्या हो जाएगा, तापमान बहुत ज्यादा है, मतलब आपका लो प्रेशर, निम्न वायुमंडलीय दाब क्षेत्र है ये पूरा। निम्न वायुमंडलीय दाब क्षेत्र या वायुमंडलीय दाब पेटी। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक। फिर ऊपर चले जाओ ध्रुवों की तरफ तो तापमान कम होते जाता है। तो आप एक जोन पकड़ लीजिए 30 से 35 का, 30 डिग्री 35 डिग्री। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आ जाओ, इसमें भी आपका 30 डिग्री 35 डिग्री। ओके, 2 जोन पकड़ लो ऊपर नीचे। तो ये जो आपका जोन दिख रहा है, यहां पर तापमान वायुमंडलीय दाब कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों हाई होगा? हाँ, टेम्परेचर कम है यहां की तुलना में, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में तापमान यहां पर क्या है, कम है। ध्रुवों की तरफ जाते थे कम हो रहा है, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर प्रेशर जो होगा, वायुमंडलीय दाब होगा, वो ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अरे समझ में आ गया? तो ये आपका फंडा हो गया वायुमंडलीय दाब का। तापमान भी समझ लिए, दाब भी समझ लिए। ओके, अब आपको समझना है क्या, पवन की दिशा। पवन की दिशा देखिए भाई, पृथ्वी पर जो पवन बहती है, हवा जो बहती है, चलने लगी है हवाएं। देखो कैसे चलने लगी हैं। पहली बात तो ये समझिए कि हवाएं कभी भी पृथ्वी पर सीधी नहीं बहती। कैसे नहीं बहती? सीधी नहीं बहती, यानी ना तो ऐसे बहेगी ना ही ऐसे बहेगी। बह जा, ठीक है? समझ पाए? हवा बहती कैसे है? तिरछी बहती। कैसे बहती है? तिरछी। हमेशा तिरछी बहेगी पृथ्वी में हवा जो है ना। अब वो चाहे आपका ऐसे बहले, ऐसे बहले, ऐसे बहले, ऐसे बहले, ये सही है, ये गलत है। क्लियर है? पृथ्वी में हवा हमेशा तिरछी बहती है, तिरछी। हाँ, और किधर से किधर बहती है, तो याद रखना है, पृथ्वी पर हवा जो है वो हमेशा उच्च वायुमंडलीय दाब से निम्न वायुमंडलीय दाब क्षेत्र की ओर बहती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर हुआ क्या? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। चलिए, तो फिर बहा दे हवा। ये देखो हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे बहती है हवा? ये लो भाई, ऐसे। ठीक है, याद रखना है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर हवा बह रही है, तिरछी बहा देना है। क्या ये बात क्लियर हुई? सिमिलरली उत्तरी गोलार्ध में आओगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहां पर हवा कैसे बहेगी? ऐसे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? पक्का? बोलो पक्का। ठीक, बहुत अच्छी। ये जो हवाएं दिख रही हैं, ये वाली हवा, इसको हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स। ओके, ये क्या है आपकी? इसको कहते हैं पछुआ पवने, पछुआ हवाएं। पाछू ढाल ले आती। पुराने समय में कपड़े वाली नाव होती थी, पाल वाली, पाल, छोटी नाव, पाल वाली। पाल समझते हो? कपड़ा है। तो वो क्या करती थी? हवा की दिशा के हिसाब से चलती थी। है पसंद? हवा ऐसे बह रही है तो कपड़े को ऐसे वो खोल लेते थे उन लोग नाव में लगा करके, तो वो हवा से उसको धक्का लगता था, फोर्स लगता था, और उसकी वजह से आगे बढ़ती थी नाव। ओके, तो पुराने टाइम पे व्यापारी लोग ना ये हवा की दिशा को यूज करके अपनी नाव लेकर के व्यापार करने निकलते थे, इसलिए व्यापारिक हवा। और जब हवा की दिशा ऐसे पीछे की तरफ से आती थी तब उन लोग वापस आते थे।
तो वो पछुआ हवा है। समझ पाए क्या बात? ठीक, याद रखना है। चलो, इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो हवा की दिशा देख लिए, तापमान समझ लिए, वायुमंडलीय दाब समझ लिए। ठीक, आर्द्रता तो ऐसे ही समझ में आ जाता है, पानी वाला इलाका है, आर्द्रता ज़्यादा होगी। आर्द्रता का मतलब क्या? हवा में नमी, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, वही है आपका आर्द्रता। क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का? बढ़ूँ आगे? ठीक, अब देखो क्या देखोगे। देखो यहाँ पर आपका ये जो है 23.5 अंश की ये क्या है जी? कर्क रेखा 23.5 अंश वाली, 30 के नीचे ही आएगा ना। ठीक, 23.5 की। और उसके ऊपर जाओगे तो ये वाला आपका ये 66.5 वाला एक अक्षांश रेखा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, अब अगर आपने तापमान समझा है तो आप ये समझते हैं कि ये जो कर्क रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला मकर रेखा तक, वो उष्ण कटिबंध में आता है कि नहीं? और इस कर्क रेखा का ऊपरी हिस्सा किस में आएगा? शीतोष्ण में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पक्का। ठीक, और हमारा जो भारत है, भारत देखियो, भारत, हमारा भारत जो है वो यहां पर है। कहां पर? जहां आपकी कर्क रेखा आपको दिख रही है, ठीक, उस कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो आपको पता है कि नहीं? ठीक, ये आपका भारत। तो भारत का उत्तरी हिस्सा जो है वो आप देख रहे हैं कि ये शीतोष्ण में आ रहा है कि नहीं? पक्का। ठीक, और जो एक हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा, वो कर्क रेखा के नीचे आ रहा है ना। तो ये तो मामला ये हुआ कि उत्तरी जो आपकी ये शीतोष्ण कटिबंध से जो हवा आ रही है, ये कौन सी हवा आ रही है? ऊपर से ये शीतोष्ण कटिबंधीय हवा हुई ना, उधर ही से तो आ रहा है। तो 23.5 से ऊपर ये देखो 30 से 35 के बेल्ट के नीचे तो यही चल रहा है ना। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं? पक्का। तो ये भारत में ऊपर की तरफ से ये शीतोष्ण हवाएं अंदर आ रही हैं। क्लियर? या ये कहें कि भारत का उत्तरी हिस्सा ये आपका शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, और दक्षिणी हिस्सा किस में आ रहा है? आपका उष्ण कटिबंध में आ रहा है, उष्ण कटिबंध। क्लियर? लेकिन भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन सी जलवायु है बोलो? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। हालांकि भारत का उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, कर्क के ऊपर और नीचे। ठीक है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय जलवायु ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो, क्योंकि हिमालय बैठा है ऊपर। ठीक है, तो देखो शीतोष्ण हवा वो आपकी यहां से आ रही है, ऐसे, यही डायरेक्शन था ना शीतोष्ण हवाओं का, ऐसे आ रही है। क्लियर? लेकिन क्योंकि यहां पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत बैठा हुआ है, इसलिए ये शीतोष्ण जो हवाएं होती हैं, ये शीतोष्ण हवाएं आपकी अंदर नहीं आ पाती। ये देखो यहां पर ये पूरा आपका हिमालय है, ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है। समझ पा रहे हैं क्या? ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है। क्लियर? ठीक, तो यहां पर ये नहीं पहुंच पाई शीतोष्ण हवा। इसका मतलब ये कि शीतोष्ण हवाओं का जलवायु पर, भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
और इस वजह से भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि इधर से जो चलने वाली हवाएं हैं वो यहाँ पर जो है प्रभावित करेंगी जलवायु को। क्लियर है? और इधर से वही व्यापारिक हवा जो आ रही है, ठीक, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवा। तो उसको अब समझने के लिए क्या है, देखिए, ये देखें, ये भारत है। भारत के मतलब भारत के दक्षिण हिस्से में जाओगे तो देखो ये आपकी जो है क्या आएगी, अक्षांश रेखा नीचे है ना भाई, ये आपकी अक्षांश रेखा हो गई ये वाली। अक्षांश रेखा मतलब भूमध्य रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। भारत उस भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ओके। और भूमध्य रेखा के नीचे जो हवा चल रही है वो कैसी चल रही है? हवा ऐसे चल रही है, ऐसा ही है ना। वही व्यापारिक हवा। ध्यान से समझना चीजों को है। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तापमान, वायु दाब, पवन की दिशा समझ में आ गया है? बस अब देखो भारत की जलवायु की हम बात कर रहे हैं। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसून, मानसून जो है अरबी भाषा का एक शब्द, मौसिम, क्या बोलो? मौसिम, अरबी भाषा का शब्द मौसिम, ठीक, यहां से आया है ये, अरबी भाषा के शब्द से। ये भी क्वेश्चन पूछा है ना एग्जाम में, बता देता हूं, ओके, आया हुआ है, ओके। तो याद रखना, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और ये मानसूनी, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के शब्द मौसिम से आया है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब होता है मौसम के आधार पर हवा की दिशा में बदलाव, ओके। मौसम के आधार पर हवा की दिशा में बदलाव को ही हम कहते हैं मानसून, मानसूनी हवा। मौसम बदला, मौसम बदले का मतलब क्या हुआ जी? मौसम बदले का मतलब ये कि क्षणिक जो भौतिक अवस्था उसमें परिवर्तन आया, टेम्परेचर बदला, वायुदाब बदला, सब बदल गया। समझ पा रहे हो? क्लियर है? हाँ, ठीक। हाँ, तो जब वक्त बदल जाए, जज्बात बदल जाए, ठीक, तो वर्ल्ड कप नहीं हो पाता अपना। चलो, तो समझना है, ठीक है ना। जब बदलाव हो मौसम के आधार पर, जब हवा की दिशा में बदलाव हो, तो बस उसी को मानसून कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हवा की दिशा में बदलाव, हवा जिधर बह रही थी वो दूसरे डायरेक्शन में बह रही है, तो जो बदली हुई हवा है दूसरी दिशा में, वही मानसूनी हवा है। क्या है भाई? मानसूनी हवा। क्या समझ में आ गया? चलो, तो अब देखो हो क्या रहा है, कैसे हवा की दिशा में बदलाव हो रहा है। देखना, यहां पर जो सूर्य और पृथ्वी के बीच सापेक्षिक स्थिति है उसमें बदलाव आएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक। सूर्य जो है उसकी किरणें अब भूमध्य रेखा से उत्तरी जो गोलार्ध है उसकी तरफ जाती जाएगी और जानते हैं कि जून तक पहुंच जाता है। कहां पर? कर्क रेखा के ऊपर। बोलो कहां पर? कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है। हाँ, ये आपकी कर्क रेखा है भैया, ये कर्क रेखा है 23.5 अंश की। भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के जा रही है, 8 अलग अलग राज्यों से। समझे कि नहीं बात? ठीक। तो ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, सूर्य जो है वो यहां पर पहुंचने वाला है। अभी सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में आपकी आ रही हैं, सूर्य की किरणें ऐसे। जैसे जैसे इधर आपका सूर्य आते जाएगा तो मान के चलो तापमान बढ़ेगा, भारत में गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? ये मार्च से चालू हो गया है, मार्च से अप्रैल,
गर्मी एकदम चालू, अप्रैल मई जून ऐसा करके। तो जैसे जैसे इधर सूर्य आएगा तापमान बढ़ते जाएगा, तो क्या होने वाला है अब, वो ये होने वाला है कि ये देखो यहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थल है। क्या है ये, थार का मरुस्थल। और इस डेजर्ट यानी रेगिस्तान वाले इलाके में पूरा रेतीला क्षेत्र है, रेत फैला हुआ है। ये जो रेत है ये इस पानी वाले क्षेत्र की तुलना में जल्दी गर्म होगा। आई बात समझ में? इसके गर्म होने की जो दर है वो ज़्यादा होती है रेत की। रेत जितना जल्दी गर्म उतना जल्दी ठंडा भी होता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो जैसे सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ जाते जा रही है ना, तो तापमान बढ़ते जा रहा है। तो ये जो आपका अरब सागरीय क्षेत्र का जो पानी है, चूंकि ये जलीय क्षेत्र है, पानी है, पानी की तुलना में ये आपका रेगिस्तान वाला इलाका जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि रेत ही रेत है। तो इस प्रकार से होगा क्या, देखो जहाँ तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने से उस स्थान की जो यहाँ पर हवा है वो हवा गर्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक। और जब यहाँ पर वो हवा, यहाँ की हवा गर्म हो गई तो गर्म होकर के हवा हल्की हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बोलो? हवा जब हल्की हो जाएगी तो हल्का हो गया तो ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा ना। ठीक। अब वो वहाँ से ऊपर उठेगा तो खाली जगह बन रही है कि नहीं हवा के उठने से? तो वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया। हुआ कि नहीं? आवासन में तो इस तरीके से होता है कि तापमान बढ़ता है तो वायु दाब कम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पक्का? तो एकदम सीधा सिंपल सा फंडा। क्या? सूर्य की किरणें इधर आ रही हैं, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा तो इस पानी वाले क्षेत्र की तुलना में रेत जल्दी गर्म होता है, इसलिए ये वाला हिस्सा गर्म होगा। यहाँ का तापमान बढ़ा, यहाँ की हवा गर्म हुई। हवा गर्म मतलब हल्की, हल्की मतलब ऊपर उठी, और ऊपर उठी मतलब वायुदाब कम। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ये आपका लो प्रेशर जोन बन गया, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया। बना कि नहीं? पक्का समझ में आ गया है? निम्न वायु दाब क्षेत्र बन गया। इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में अरब सागरीय क्षेत्र जो है, पानी वाला जो क्षेत्र है, यहां पर वायु दाब क्या होगा? हाई प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? पक्का। और हवा कैसे बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अभी तो हवा ऐसे बह रही थी, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही बह रही थी। क्यों? क्योंकि आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसे ही था। ये देखो, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हम इसी हवा की बात कर रहे हैं, ये हमारे काम का है। ठीक। ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे जा रहा है, लेकिन अब अचानक क्या हुआ? इंडिया के इस यहाँ पे राजस्थान वाले इलाके में लो प्रेशर बन गया। नया एड्रेस मिल गया, भैया डिलीवरी यहाँ करने जाना है। आवासन में कि नहीं? आवासन में। ठीक। तो यहाँ पर आपका ये नया लो प्रेशर जोन बन गया, तो हवा जो ऐसे जा रही थी अब ऐसे मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? पक्का? ठीक। मोड़ दो। अब मोड़ दिए, हवा की दिशा में बदलाव हो गया, मतलब क्या? मानसून। कौन सी हवा? मानसून हवा। तो अब देखिए, ये जो हवा ऐसे जा रही थी, ये हवा आपकी जो है ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया। क्लियर है? अब ये पूरा ये भारत की तरफ जा रहा है, ऐसे सीधा सीधा नहीं जा रहा है, अब मुड़ गया इधर। क्यों? यहाँ जाना है, ये लो प्रेशर जोन है, ये इनका डेस्टिनेशन। समझे कि नहीं बात? इनकी मंजिल, इनका टारगेट। ओके। इधर भी जो हवा आ रही है वो भी ऐसे जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं बात को? ठीक। क्लियर है? इधर ही जाना है इसको। लेकिन साथ ही साथ एक ये भी चीज समझे। अब देखो, मौसम बदला, मौसम बदला मतलब टेम्परेचर वेम्परेचर दुनियादारी जो भी हम लोग पढ़े अभी, ठीक, ये सब की वजह से ये जो हवा की दिशा में बदला हुआ, मतलब ये मानसून हवा है। अब ये जो मानसून हवा ऐसे जा रही है, यही कौन सी हवा है? यही आपकी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा है। कौन सी हवा है ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा है। ओके। और भारत की जो जलवायु है ये इसी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा की वजह से प्रभावित होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। ओके। लेकिन ये दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवा ये भारत के इस हिस्से से टकराएगी ऐसे, और टकरा करके ये जो है दो हिस्सों में बट जाती है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक आपका ये जो चल रही है ये वाली हवा, ये अरब सागरीय हवा है। कैसी हवा है ये? अरब सागरीय मानसूनी हवा है। और दूसरा
ये आपकी बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जाना सबको यही है भैया, क्लियर है? लो प्रेशर, अरे मतलब हम लोग को नहीं, हम लोग को तो उधर जाना है, ये वाला इधर जाएगा, क्लियर ये बात? ठीक, निम्न वायुदाब, है, याद रहेगी ये बात? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? ठीक। अब ठीक है भैया, जा तो रही है, मतलब देखो ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा दो हिस्से में बांट दो आप इसको, एक अरब सागरीय मानसूनी हवा और दूसरी आपकी बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी हवा, दो हिस्से में बट गया है। क्लियर हुआ क्या? अब जा रही है, अकेले नहीं जा रही है, अपने साथ किसी को लेके जा रही है। ठीक, किसको? ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इस पानी वाले क्षेत्र के ऊपर से बहते हुए जा रही है, तो ये अपने साथ नमी ले लेगी। क्या ले लेगी? नमी, मॉइस्चर। ये पानी के नमी को वो क्या कर लेगी? हवा जो है सोख लेगी, और वो जो हवा यहां से बहते बहते जा रही है वो नमी लेकर के आगे जा रही है। नमी लेकर के, तो नमी लेके जा रही है, उसमें पानी है, तो जहां पे भी जाके बादल बनाएगा वहां बरसेगा, बरसेगा नहीं? ठीक है, बरसो रे मेघा मेघा। चलो अब देखो कैसे, अब देखो कैसे। अब ये आपका आई, बारिश करते करते जाएगी, लेकिन भारत का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इधर भी कोई बैठा हुआ है रोकने के लिए, है? तो यहां पर है आपका सह्याद्री पर्वत श्रेणी, पूरा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है, और इधर है आपका क्या? यहां पर है अरावली। क्या है बोलो? अरावली है ये पूरा, है ना? तो अरावली तो नहीं रोकेगा, रोकेगा क्या? पक्का? क्योंकि ये समांतर हो गया ना, ये बहते बहते ऐसे आई, ये देखो, लो पहुंच गई अरब सागर की मानसूनी हवा पूरे भारत के अंदर, उत्तरी भारत में, वहां से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये जो नमी लेकर के गई थी, तो यहां पर इस हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में बारिश करेगी, करेगी बारिश, क्लियर? लेकिन इधर क्या होगा? क्योंकि रोक रहा है, कॉन्सेप्ट समझना है क्या, कि जब यहां पर हम आते हैं एक ऐसा पॉइंट समझेंगे कि हर 165 मीटर के ऊंचाई पर, बोलो क्या? हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। क्लियर है? जैसे जैसे हम धरातल से, सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो ऊंचाई पर हर 165 पर, यानी कि मान लो ये 29 मीटर है, 29 मीटर में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो 29 प्लस 165 मीटर और ऊपर चले जाओ, यहां पर तापमान 29 से कितना हो जाएगा? 28। फिर 165 मीटर ऊपर जाओगे, तापमान कितना? 27। ऐसा करते करते ऊंचाइयों में तापमान इसीलिए कम होता है, इसलिए ऊपर बर्फ जमी रहती है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब इसको इससे रिलेट करते हैं। क्या? ये जो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा है, जिसमें से ये जो आपकी अरब सागरीय मानसूनी हवा है, ठीक है, अरब सागरीय, ये अरब सागरीय मानसूनी हवा जो है, ये आपकी इस सह्याद्री पर्वत से टकराएगी, टकराएगी कि नहीं? और टकरा के ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठ रही है मतलब तापमान क्या हो रहा है? हो रहा है कम, टेम्परेचर कम हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ऊपर जाते जाते जहां कहीं भी थोड़ा बहुत बादल बनेगा और बरसाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? बरसाते बरसाते जा रहा है, मतलब उसमें नमी कम होते जा रहा है, हवा में नमी कम होती जा रही है, मतलब हवा में नमी जो है कम होने का मतलब कि हवा सूखती जा रही है, ड्राई होती जा रही है। क्लियर है? अब वो सूखी हवा ऊपर पहुंची, या बहुत कम नमी वाली हवा ऊपर पहुंची, ऊंचाई में तापमान बहुत कम है, तापमान जब कम है तो हवा ठंडी होके क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी, होगी भारी, अब आएगी नीचे, है, लेके आओ नीचे। अब ये नीचे आई, अब नीचे आएगी तो जस्ट उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? अब तापमान क्या होगा? अब बढ़ेगा, जैसे जैसे धरातल की तरफ आ रहे ऊंचाई से, है? तो अब यहाँ तापमान बढ़ रहा है, तो वो जो हवा में थोड़ी बहुत नमी थी वो भी और क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और हवा और सूखती जाएगी कि नहीं? ठीक है, तो इधर बारिश करेगी क्या? नहीं करेगी।
या तो बहुत कम करेगी या तो नहीं के बराबर। तो इस वजह से यहां पर वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हमेशा जिस दिशा से हवा आएगी उसके विपरीत दिशा में पर्वत के दूसरी तरफ वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? हाँ? याद रखना है, ठीक है? यार नहीं पढ़े हैं पहले? हाँ? हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, ये नया है आपके लिए, है ना? ओके, तो इसको समझना है। देखो छत्तीसगढ़ की जलवायु से कैसे रिलेट करेंगे इसको, ठीक है? तो आप मान के चलें कि ये जो आपका सह्याद्री का ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये, हाँ, ये क्या है? ये पूरा वृष्टि छाया प्रदेश है, सह्याद्री वाला बेसिकली। आए बात समझ में कि नहीं? ठीक, अब इस तरफ आइए आप। अब मान लीजिए कि वो जो हवा सह्याद्री को क्रॉस करके यहां पहुंची हवा, ठीक, अब उसमें मान लीजिए कि आपकी क्या है, थोड़ी बहुत नमी बची भी हुई है, होगी नमी, बिल्कुल होगी, ठीक है, बहुत सारा पानी लेकर के आती है, ठीक है। तो अब ये नमी वाली हवा और आगे बढ़ी आगे। अब आप लेकर के आओ किसको? अरे छत्तीसगढ़ महतारी, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तर से होके जाती है कि नहीं? कर्क रेखा है, और ऊपरी हिस्से में यहां पर आओगे, देखो मैकाल बैठा है। कौन बैठा है? मैकाल। तो एक तो सह्याद्री ने रोका है, और इधर तो नाम से ही डरा रहा है मैकाल, ऐसे करके। तो यहां पर भी क्या होगा? वही कंडीशन आएगी, पर्वत से टकरा के ये अरब सागरीय मानसूनी हवा आकर के क्या होगी? ऊपर उठेगी, फिर नीचे आएगी, और आएगी तो आते आते अब जितना थोड़ा बहुत बचा था वो भी गया, है कि नहीं? तो ये मैकाल का पूर्वी हिस्सा या उस कवर्धा का पूर्वी हिस्सा, ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये भी क्या बनेगा? वृष्टि छाया प्रदेश। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश वहीं पर होती है, मैकाल के पूर्वी हिस्से में। क्या ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया? पक्का? बहुत अच्छे, ठीक। अब आगे देखना, तो कुल मिला के अगर देखोगे आप, तो छत्तीसगढ़ में यह अरब सागरीय मानसूनी हवा की वजह से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ओनली 10। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु पूरा किस पर? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा 90% जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करती है, याद रखना है, ठीक है? 90%, 10% अरब सागर, 90% बंगाल की खाड़ी। पूरा बंगाल की खाड़ी की वजह से जलवायु प्रभावित होती है छत्तीसगढ़ की। समझ पा रहे बात को? है ठीक। अब आगे देखो बेटा, तो कुल मिला के ऐसा हो रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा ये इस हिस्से में आ रही है भारत के, अरब सागरीय ये इस हिस्से में जा रही है, ये नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम वाला, और ये आपका उत्तरी हिस्सा। समझे कि नहीं बात को? ठीक, क्लियर है? तो इसकी वजह से भारत में पूरा क्या होते जा रहा है? ये बारिश होते जा रहा है। हाँ, ये सब बारिश करते करते जाएगा जो नमी लेकर के आई है। समझ पाएगी नहीं बात को? अब ध्यान से समझना कि ये पूरी आपकी जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी से जो दो आपके भाग में बढ़ के जा रही है, ये पूरा बारिश करते करते गई, यानी अब उसमें नमी नहीं है जब वो हिमालय में पहुंची। बारिश करते करते गई ना, ठीक। जून में ये चालू हुआ, बारिश का महीना जून में है। 1 जून तक मानसून पहुंच जाता है इंडिया के इस पार्ट में, केरल तक 1 जून। 10 जून बस्तर, 10 से 15 जून, 1 जुलाई तक पूरे भारत में बारिश होते रहती है। मानसून का आगमन है 1 जून से 1 जुलाई के बीच में, सब हिस्से में पहुंच जाता है 1 जुलाई तक। उसके बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक बारिश होगा कि नहीं? 15 अक्टूबर तक ये पूरा वर्षा ऋतु है। समझे कि बात? ठीक। अब जैसे 15 अक्टूबर के उस पार गए, 15 अक्टूबर के उस पार देखो, ये नमी वाली हवा पूरा बारिश करते करते गई थी। अक्टूबर का महीना आ चुका है, पूरी सूखी हवा है, विदाउट नमी, विदाउट मॉइस्चर कंटेंट। तो ये सूखी हवा हिमालय से टकराएगी। हिमालय मतलब एकदम ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंच गई है, और ऊंचाई वाला क्षेत्र मतलब तापमान एकदम कम। आई बस।
तो एकदम से निम्न तापमान क्षेत्र में पहुंच गई वो मानसूनी हवा जो यहां तक गई थी, और सूखी हवा है तो ठंडी हुई, एकदम ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी। छोटी मोटी जितनी भी सब पहाड़ियां हिमालयन क्षेत्र में, वहां जाके ठहर जाती है, रुक जाती है, आगे रास्ता नहीं मिलता तो थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो वो टकरा रही है, ठंडी होती जा रही है, टकरा के वापस आई है। टकरा के जो वापस आई तो ये पूरे भारत में शीत लहर लेकर के आएगी, ठंडी लेकर के आएगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये क्या है? ये लौटता हुआ मानसून है। समझे कि नहीं बात को? ठीक, इसको क्या कहते हैं हम? लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। क्लियर? तो बारिश इस दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वजह से हो रही है। ठंडी जो आ रही है लौटते हुए मानसून की वजह से आ रही है, क्योंकि उसमें नमी नहीं है, ऊपर जाके ठंडी हो गई, हिमालय ने अपना काम कर दिया, ओके, ऊंचाई ने, तो वो ठंडी हो गई, ठंडी होकर के इस तरफ आई। इसी वजह से पूरे भारत में ठंड का ऋतु आ जाता है, ठीक है, ठंडी आ जाती है तमिलनाडु को छोड़ के। नीलगिरी बैठा है, समझे कि बात? ठीक है, हाँ, इधर की कहानी बताता हूं। देखो पहले ये समझ लो। तो देखो इसी वजह से क्या होता है ना कि उत्तरी भारत में ज्यादा शीत लहर आती है, ये हिमालय के पास में है, तो सबसे ठंडी हवा वहीं पे पहुंचेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैदानी भाग से आते आते थोड़ा उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसका ठंड जो है उसमें जो है वो क्या होगा? कम होगा। समझे कि बात को? इन हिस्सों में थोड़ी कम तापमान आपकी रहती है, ठंडी कम रहती है। समझे कि नहीं बात को? क्लियर है? हाँ, तो ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन देखो इसी लौटते हुए मानसून का एक हिस्सा, लौटते हुए मानसून का एक हिस्सा ये इस तरफ से जो आ रही है, लौटता हुआ मानसून जो हम कह रहे हैं, ये आते आते क्या करती है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर से फिर आ जाती है और आ करके ना टकरा जाती है ये तमिलनाडु के तट पर। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये वाला हिस्सा थोड़ा ऐसा है, ये अंदर दबा हुआ है, तो ये लौटता हुआ मानसून जो है ना वो आके इस तमिलनाडु यानी कि इस कोरोमंडल तट पर टकरा जाती है, और टकराने से पहले ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ गई। इधर वाला हिस्सा तो जमीन के ऊपर से आ रहा है ना, तो ठंड लेकर के आया, ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही है तो नमी ले लेगी, लेगी कि नहीं है? लोटा भर के डूब लेगी पूरा, ठीक। अब फिर वो नमी लेकर के आके टकरा रही है तमिलनाडु वाले हिस्से में, और फिर यहां पे आके बादल बनाएगी और क्या करेगी? ठीक। तो तमिलनाडु में कब बारिश होता है भाई? और जब जब ये टॉपिक में जहां जहां पढ़ाया हूं हमेशा उस टाइम पे बारिश हुई है, ठीक है। तो तमिलनाडु में इसलिए याद रखना कि तमिलनाडु में जो है ना आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बारिश होता है। साल भर मैक्सिमम बारिश भारत के अन्य हिस्सों में वर्षा ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में, लेकिन तमिलनाडु में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो उस ठंड के टाइम पे होती है। जब बाकी भारत में ठंडी पड़ रही है तो वहां वाले छाता ओढ़े हैं। आए बात समझने के नहीं? ठीक है, याद रखना है, ओके। तो ये इसी वजह से होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? चलो दूसरी बात, मेघालय, मेघालय, हाँ। अब देखो ये जो मेघालय, यहां पर क्या हो रहा है? ये जो बंगाल की खाड़ी से जो हवा जा रही है ना, ठीक, ये ऐसे जाएगी, अब इसमें भी जाएगी, इस हिस्से में ऐसे बंगाल खाड़ी वाली, ठीक। अब जाते जाते क्या, यू आर अंडर अरेस्ट, क्या? एक तरफ गारो, एक तरफ खासी, एक तरफ जयंतिया, तीनों तरफ से घेर लिए हैं पहाड़ियों ने, और घेर लिए। इसका मतलब ये कि ये जो हवा यहां से जा रही है, ये जाते जाते वाली बात है ना, लौटते हुए मानसून की बात नहीं कर रहा हूं, वर्षा ऋतु की बात कर रहा हूं, उसी टाइम पे हो रहा है जो हो रहा है। तो ये जो मानसूनी हवा यहां से जा रही थी, यहां पे रुक जाती है, ठहर जाती है, ट्रैप हो जाती है, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। मेघालय की पहाड़ियां उसको घेर लेती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तीन लोग बैठे हैं दबंग दबंग, आए बात समझने के लिए, ठीक। ये गारो, खासी, जयंतिया इसको रोक लेता है तो ये आगे नहीं जा पाती, तो यहां से जाते हुए जब नमी लेकर के गई है तो पूरा बारिश वहीं पर ही करेगी। समझे कि नहीं बात को? क्लियर है? हाँ, तो पूरा बारिश वहीं पर ही कर देगी वो, क्योंकि वहीं पे बादल का निर्माण कर पाएगी, आगे तो जा ही नहीं पा रही है, रास्ता मिला ही नहीं, ओके। तो पूरा वहीं पे बरस गया, और इसीलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश यहीं पर होती है, मासिनराम चेरापूंजी में। मासिनराम
चेरापूंजी। पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम चेरापूंजी, मेघालय, भारत। क्लियर है, याद रखना। समझ में आया कि नहीं? छत्तीसगढ़ में बारिश सबसे ज्यादा कहाँ? नारायणपुर वाले एरिया, अबूझमाड़, इसलिए इसी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोलते हैं। समझे कि नहीं बात को? है 187.5 सेंटीमीटर बारिश वहाँ पे होती है, यहाँ ये वाले हिस्से में। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? पक्का ना? ठीक, एक पॉइंट और है, देखो। साइड हीरो है, साइड हीरो एक। अब हीरो है विलन है, देखो। अब इधर से ये जो आपकी पश्चिमी हवाएं बहती हैं, पश्चिमी हवाएं, ओके, जो भारत की तरफ आ रही हैं, आते आते इनको भी पानी मिल जाता है। देखो, ये तो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये तो पूरा स्थलीय भाग से लगा हुआ है ना, लगा है कि नहीं लगा है? ठीक, पूरा पश्चिमी भाग ये भाई, यहां पानी तो इधर लगा है जी नीचे, बाकी पूरा स्थलीय भाग है। लेकिन बीच में यहां पर ना दो पानी वाले क्षेत्र हैं, काला सागर और कैस्पियन सागर। काला सागर और कैस्पियन सागर, सागर है, सागर। ठीक, तो इसी के ऊपर से होकर के आ जाती है ये आपकी जो शीतोष्ण हवा है। समझे ना? ये शीतोष्ण हवाएं ऐसे आ जाती हैं। तो अब पानी वाले हिस्से से ऊपर से आ रही, मतलब नमी मिल गया, मतलब पक्का बरसाएगी। ठीक, लेकिन आगे आते आते टकराई किससे? हिमालय से। इस बार ये रोकेगा नहीं, बल्कि दो हिस्से में बांट देगा। रजनीकांत, समझे की बात? ठीक है, हाँ, एक गोली से दो निशाना है। तो इसने दो हिस्से में बांट दिया इस पश्चिमी हवा को। एक वो हिस्सा जो ऊंचाई वाले स्थान में चला गया, और एक वो हिस्सा जो इस तरफ निम्न क्षेत्र में या मैदानी भाग में आ गया। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, एक हिस्सा इधर से आने के बाद हिमालय के ज्यादा ऊंचाई वाले हाई एल्टीट्यूड रीजन में पहुंच जाएगा, और एक मैदानी भाग की तरफ आएगा। ये मैदानी भाग है, देखो, पंजाब वाला। ठीक है, यहां से ऐसे ये आपका आ रहा है, ये आपकी पश्चिमी हवाएं, ये मैदानी भाग है। एक ऊपरी हिस्सा जो ऐसे आएगा, ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरफ आपका आ रहा है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में। क्लियर? तो अब दो चीजें होंगी। कितनी चीजें? दो चीजें। इसमें नमी थी, बरसाएगी, ये तय है। क्या बरसाएगी वो समझो। अगर ऊंचाई वाले क्षेत्र में गया है तो एकदम निम्न तापमान है, और निम्न तापमान है तो वो जो नमी है वो सीधा स्नो में बदल जाएगी, स्नो, बर्फ में। तो वहां पर क्या होगा? हिमपात होगा। क्या होगा बोलो? ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो पहुंची वो हिमपात करेगी, स्नोफॉल। समझे कि नहीं? और जो मैदानी क्षेत्र में जा रही है वो वर्षा करेगी, रेनफॉल। रेनफॉल, स्नोफॉल, मतलब यहां पर पानी की बूंदों के रूप में बारिश होगी, और वहां पर वो बर्फ बन के गिर रहा है। समझ पाए बात को? क्लियर है? ओला अलग है, ओला। ओला जानते हो? ओला जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल हल्का हल्का ऐसे आइस, स्नो नीचे गिरता है कि नहीं? और ओला, ओला जो है पानी की बूंद ही है, जो आते आते क्या होता है ना, निम्न तापमान क्षेत्र से आता होगा तो बर्फ में बदल जाता है गिरते गिरते। इसीलिए वो स्फेरिकल शेप में ही होता है, पानी की बूंद के आकार का। समझे बात को? ठीक, तो वो इधर भी कहीं भी हो सकता है। बादल जहां से आ रहा है वो निम्न तापमान से ही आ रहा है ना, मैदानी भाग से ही। आते आते कहीं जहां पे भी निम्न तापमान वाला क्षेत्र मिल गया, अचानक से बर्फ बदल के वो फिर गिरेगा। और ये शुरुआत में ज्यादा होता है, आइबसन में, नई नई बारिश में, या अचानक कहीं बारिश हो जाए तो। ठीक, याद रखना, ये स्नोफॉल की बात कर रहे हैं, हिमपात की। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, याद रखना है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये इसकी वजह से जो बारिश हो रही है, ये आपका कहां हो रहा है बताओ मुझे? ये आपका पंजाब क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में, यूपी क्षेत्र में, बिहार इसके पश्चिमी क्षेत्र में, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में, इस हिस्से में शीतकाल में बारिश होगी। किस काल में? ठंडी के टाइम पे अगर भारत के किसी हिस्से में बारिश हो रही है तो इसी की वजह से हो रही है। मतलब ये बीच में डिस्टर्ब करने आया है कि नहीं? ठीक, तो ये डिस्टर्ब करने आया है, ये पश्चिमी हवा, इसलिए इसको पश्चिमी
वेस्टर्न डिस्टरबेंस हवाएं कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ हवा कहते हैं। क्या ये समझ पाए? पश्चिमी विक्षोभ हवाएं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्या ये बात क्लियर? इसीलिए अब बताओ, हीरो है कि विलेन है? दोनों है। अच्छा ठीक। तो शीतकाल में जो कभी बारिश हो जाती है भारत के किसी स्थान में, छत्तीसगढ़ भी ले लो, तो वो आपका पश्चिमी विक्षोभ हवाओं की वजह से, क्योंकि ये ठंडी के टाइम पर बारिश लेकर के आती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझे? हाँ, ये देखो, कहाँ है भारत? ये भारत, ठीक। और ये देखो, इधर से जो हवा आ रही है पश्चिमी हवा, तो ये तो पूरा स्थलीय भाग है ना। लेकिन ये जो आपकी पश्चिमी हिस्से से जो चलने वाली हवाएं हैं, आते आते ये देखिए यहाँ से पानी ले लिए और यहाँ से भी पानी ले लिए बाल्टी भर के, ठीक। और फिर आपका आ गया इधर, ऐसे एंट्री मारा, यहाँ पे बैठा है कौन? हिमालय, ठीक। तो दो हिस्से में बांट देगा इसको, और ये दो हिस्से में, एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में, एक मैदानी हिस्से में। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, है ना, यूपी और बिहार, यहाँ तक पूरा जो है ये हो गया। इधर नीचे छत्तीसगढ़ हो गया। इस हिस्सों में सब आपका डिस्टर्ब कर देता है ठंडी के टाइम पे। ओके, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ हवाएं। फिर एक आपकी अरब सागरी मानसूनी हवा, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवा। ये तीन चीजें हैं जो मुख्य रूप से क्या करती हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? और भारत की जलवायु को कभी कभी बीच बीच में प्रभावित करने के लिए 3 से 8 साल के बीच में अल नीनो आ जाता है, ठीक है? अल नीनो, ला नीनो। ओके, उसके बारे में कल बात करेंगे, कल आएगा वो। ओके, कल क्लास